सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस विद सुनील गढ़वीर। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व, इसका मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मिट्टी का एक निश्चित पीएच मान होता है और यदि हम अत्यधिक मात्रा में फसल उत्पादन लेंगे और अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे, रासायनिक दवाओं का उपयोग करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, या आपने कह सकते हैं कि मिट्टी अम्लीय हो जाती है। और अम्लीय होने के कारण मिट्टी या वह भूमि बंजर हो जाती है। अब हम जानते हैं कि अम्ल के प्रभाव को क्षारक खत्म करते हैं, तो मिट्टी की अम्लीयता को खत्म करने के लिए हम क्षारकीय पदार्थ जैसे जिप्सम या चूने का प्रयोग करते हैं। अम्ल का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अति अम्लता, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले हमारे मुंह से होता हुआ हमारे अमाशय में जाता है और अमाशय क्या करता है, अमाशय अम्ल छोड़ता है और इस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अम्ल क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको पचाने का कार्य शुरू करता है, अर्थात भोजन को अम्लीय माध्यम अमाशय प्रदान करता है। अब कई बार क्या होता है, किसी विवाह, शादी या फंक्शन के अंदर हम अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में भोजन करने पर हमारा अमाशय क्या करेगा, उस भोजन को पचाने के लिए अत्यधिक मात्रा में अम्ल छोड़ेगा, जिसे हम अति अम्लता कहते हैं। और इसी अति अम्लता के कारण हमें गैस, बदहजमी, तेजाब आदि का अनुभव होता है। हम जानते हैं कि यह अति अम्लता हमारे अमाशय में अम्ल की अधिकता के कारण हुई है और हम यह भी जानते हैं कि अम्ल के प्रभाव को सिर्फ क्षारक समाप्त करते हैं। तो हमारे अमाशय के अंदर हुई अति अम्लता के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम क्षारकीय दवाइयाँ काम में लेते हैं और इन क्षारकीय दवाइयों को एंटीसिड कहते हैं, जिनमें इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आदि। अब है दंत क्षय। हमारे दांतों की जो ऊपरी परत है इसे इनेमल कहते हैं और यह कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। जब हम भोजन करते हैं और मुंह ठीक से साफ नहीं करते तो भोजन के जो कुछ अंश हैं वह हमारे दांतों के अंदर रह जाते हैं। हमारे दांतों के अंदर जो भोजन जमा रह जाता है उसको हमारे दांतों के अंदर पहले से उपस्थित बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं और बैक्टीरिया जब भोजन को खाएंगे तो यह हमारे दांतों के अंदर ही अम्ल छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 होता है और बैक्टीरिया के द्वारा छोड़े गए इस अम्ल के कारण हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण दांतों की जो ऊपरी सबसे कठोर परत है इनेमल, वह संक्षारित होकर या खराब होकर टूटना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं, क्योंकि हमारे दांत हमारे मुंह के अम्लीय होने के कारण खराब होते हैं और हम जानते हैं कि अम्ल के प्रभाव को क्षारक समाप्त करते हैं। इसलिए हमारे दांतों को बचाने के लिए हम क्षारकीय टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। यह क्षारकीय पेस्ट मुंह के अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, जिसके कारण हमारे दांत खराब नहीं होते। आप लोगों का कभी न कभी मधुमक्खी ने तो स्वागत किया होगा और जब मधुमक्खी स्वागत करती है तो उस समय हमारा क्या हाल होता है। तो मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उस समय हमारे चेहरे पर सूजन आ जाती है और हमें जलन और दर्द का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मधुमक्खी जिस जगह पे डंक मारती है उस जगह पर वह एक अम्ल छोड़ती है और उसी अम्ल के कारण हमारे शरीर के अंदर जलन व दर्द का अनुभव होता है। अब हम जानते हैं कि अम्ल के प्रभाव को क्षारक समाप्त करते हैं, तो जिस जगह पे मधुमक्खी ने डंक मारा हो उस जगह पर हम
क्षारकीय पदार्थ जैसे चूना या पेस्ट, इनका उपयोग करके उस जलन से राहत पा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाला यह नेटल का पौधा है, और नेटल के पौधे के जो पत्ते हैं वो डंकनुमा होते हैं, और इन पत्तों के जो डंक हैं वो शरीर में चुभ जाए तो इनके कारण भी हमें जलन और दर्द का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि नेटल के पत्ते के अंदर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और उस मेथेनोइक अम्ल की वजह से हमारे शरीर में जलन होती है। तो उस अम्ल के प्रभाव को क्षारकीय पदार्थों का उपयोग करके हम जलन को कम कर सकते हैं। अब है कुछ प्राकृतिक स्रोत और उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। पहला है नींबू या संतरा। नींबू या संतरे के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और नेटल के पत्ते के अंदर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल, चींटी के डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब इसी लेसन में कुछ उपयोगी पदार्थ या हमारा लवण परिवार। पहला पदार्थ है साधारण नमक। इसका रासायनिक सूत्र है NaCl और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे यह जो लवण है यह सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक है। अब इसका उपयोग, साधारण नमक का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, भोजन में करते हैं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में यह कच्चा पदार्थ है। और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला और उद्योगों में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला और उद्योग दो ऐसे कॉमन उपयोग हैं जो सभी लवणों के उपयोग में हमने लिखने हैं। दूसरा पदार्थ है कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक सूत्र NaOH और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नमक और जल के विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विलयन से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है, तथा इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस भी निकलती है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। यह इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण। एनोड और कैथोड को याद रखने के लिए आप क्या करोगे? एनोड में देखिए आप ए में प्लस का निशान है तो एनोड होगा प्लस, और सी में यहाँ पर माइनस का निशान है। सी में कहीं भी प्लस नहीं है तो सी होगा कैथोड। क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया के लिए हम एक इस प्रकार का बर्तन लेते हैं तथा इस बर्तन के अंदर नमक और जल का घोल इस प्रकार से भरते हैं। अब इसके बीच में एक पतली झिल्ली लगाते हैं और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड लगाते हैं। अब हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो नमक था या NaCl वह Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा, और इसी प्रकार इसके अंदर जो जल है वह H+ और OH- आयनों में टूट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक तरफ एनोड लगा है, एनोड अर्थात प्लस और कैथोड अर्थात माइनस। एनोड पर या प्लस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जो माइनस के क्लोरीन के आयन हैं वो इस इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होंगे तथा क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे, और इसी प्रकार जो कैथोड इलेक्ट्रोड या माइनस इलेक्ट्रोड है इस पर जल के हाइड्रोजन के आयन आपस में जुड़कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे, और इस प्रकार जो बनी हुई गैस है वो एनोड से तो क्लोरीन गैस मुक्त होगी तथा कैथोड से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी।
चूंकि हम जानते हैं कि जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड है उस पर माइनस वाले आयन आएंगे, तो इसके पास क्लोरीन के आयन आते हैं और दोनों आपस में जुड़कर क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड है उस पर प्लस वाले आयन इकट्ठा होंगे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के प्लस वाले आयन हैं यह दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। अब इन दोनों गैसों के निर्माण के पश्चात इसके अंदर Na+ और OH- आयन बचते हैं जो आपस में जुड़कर NaOH का निर्माण करते हैं। तो यह थी क्लोर क्षार अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं तथा एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। अब इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक के निर्माण में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, कागज उद्योग में या कागज को साफ करने में, धातुओं से ग्रीस हटाने में। इसके अलावा इस अभिक्रिया में बनी क्लोरीन गैस के उपयोग पीवीसी पाइप बनाने में, जल को स्वच्छ बनाने में, रोगाणुनाशक, कीटनाशक, क्लीनिंग पदार्थ बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, जैसे हार्पिक है। तीसरा है विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका निर्माण बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में जल भी निकलता है। यह इसकी रासायनिक समीकरण। अब इसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में भी इसका उपयोग होता है, कई रासायनिक उद्योगों में और प्रयोगशाला में, तथा पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? सोडियम कार्बोनेट की जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। यह इसकी रासायनिक समीकरण। अब इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ब्रेड है वह फूल जाता है, या अपने कह सकते हैं कि इसको जब गर्म किया जाता है तो इसके अंदर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ब्रेड में खमीर उठाया जाता है और जिसके कारण यह ब्रेड फूल कर मुलायम तथा स्पंजी हो जाता है। और ब्रेड के अंदर जो खाली जगह हमें नजर आती है वह इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा क्षारकीय है, अतः इसका उपयोग एंटीसिड के रूप में किया जाता है और यह एंटीसिड पेट की अम्लता को दूर करता है। इसके अलावा इसका उपयोग अग्निशमन यंत्र में भी किया जाता है। अब है धोने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? जब हम खाने के सोडे या बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो उस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और इस प्रकार जो सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है उसकी जल से अभिक्रिया करवाने पर धावन सोडा प्राप्त होता है, या सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने के सोडे से हम खाने का सोडा प्राप्त करते हैं और खाने के सोडे से धोने का सोडा प्राप्त करते हैं। अब इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है, बोरेक्स के निर्माण में, घरों की साफ सफाई में तथा जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है।
लवण परिवार की जो पांचों समीकरणें हैं उन्हें हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अम्ल क्षार से पानी नमक बनाया, नमक पानी से सोडा, साथ में दो दो गैसें निकली, क्लोर क्षार नाम होगा। चूने और गैस से पाउडर पानी बनाया, यहाँ पे चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और गैस क्लोरीन, पाउडर ब्लीचिंग पाउडर, पानी। खाने वाले सोडे से सोडा, साथ में पानी, धुआं निकला और इन तीनों से मिलकर बन गया सोडा। अम्ल क्षार से पानी नमक बनाया, नमक पानी से सोडा, साथ में दो दो गैसें निकली, क्लोर क्षार नाम होगा। चूने और गैस से पाउडर पानी बनाया, खाने वाले सोडे से सोडा, साथ में पानी, धुआं निकला और तीनों से मिलकर बन गया सोडा। तो ये पांचों समीकरण हैं और इनको हम इस गीत के माध्यम से इस प्रकार से याद करेंगे। अम्ल क्षार से पानी नमक बनाया, नमक पानी से सोडा, साथ में दो दो गैसें निकली, क्लोर क्षार नाम होगा। गैस चूने से पाउडर पानी बनाया, खाने वाले सोडे से सोडा, साथ में पानी, धुआं निकला, तीनों से बन गया सोडा। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो जिप्सम के अंदर से जल के 1/1/2 अणु बाहर निकल जाते हैं तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ जल के अणुओं का ही फर्क है। इसकी समीकरण इस प्रकार से होगी, ये जिप्सम है जिसके साथ जल के दो अणु जुड़े हुए हैं और जब इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इसके अंदर से जल के 1/1/2 अणु बाहर निकल जाते हैं और जिप्सम के अंदर जल का आधा अणु रह जाता है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो वह दोबारा जिप्सम में बदल जाता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते समय जो जल के अणु निकले थे वो वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस से अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करते हैं। जिप्सम को गर्म करेंगे तो उसमें से जल बाहर निकल जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस पानी डालेंगे तो वह फिर जिप्सम में बदल जाएगा। क्रिस्टलन का जल, यह जिप्सम का सूत्र है और इस जिप्सम के अंदर आप देखिए, जिप्सम के एक अणु के सूत्र के अंदर जल के 2 अणु हैं, तो इन जल के 2 अणुओं को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। किसी लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो जिप्सम के अंदर जल के 2 अणु हैं। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, इसके अंदर क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, जिसके अंदर क्रिस्टलन के जल के 10 अणु है। जिप्सम का सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका, जिप्सम जीभ से शुरू होगा। आपकी जीभ से कोई चोर चोरी कर रहा है, चोर पकड़ा गया, ये है चोर।
तो आपने सबसे पहले चोर के केस पकड़े, केस CAS केस, और 4 लगाई तो चोर की दोनों आँखों में पानी आ गया। ये है जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O। ये आपका लेसन नंबर 2 पूरा हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 3 धातु और अधातु में।